तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद स्टडी। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम? ऑफ कोर्स यार, सामने लिखा हुआ है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक लाइन में से क्वेश्चन बनता है, तो आंसर रीडिंग मस्ट है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी सारी चीज़ें डिटेल में, बट अपनी आंसर लेकर बैठना साथ में। क्यों? क्योंकि साथ साथ रीडिंग करके जाना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डी ब्लॉक से इंट्रोडक्शन इसका डी ब्लॉक का ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट एस एंड पी एलिमेंट्स के बीच में लाई करता है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा इन चीज़ों के बारे में, इतनी छोटी भी नहीं, ज़्यादा मैं सोचना 10th 11th इसमें बोल रही हूँ मैं आपको। कोई बात नहीं, दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। एस डी पी, एस में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, मतलब कौन कौन से ग्रुप आते हैं फर्स्ट से लेकर सेकेंड तक। ठीक है, पी में 13 से लेकर 18 तक। बच गया हमारा डी ब्लॉक, जिसके बारे में हम बात करें मोस्ट, भाई ये तो बची है, कैसे बोल सकते हैं, 3 से लेकर 12 तक। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं 3 से लेकर 12 तक। डी ब्लॉक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में लाई करती हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं, हाँ वही होते हैं जिसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी शेल में फिल होता है। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डी शेल में फिल होगा। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया गया है। किस किस में? ट्रांजिशन मेटल एंड नॉन ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं? ट्रांजिशन मेटल वो होते हैं जिनका डी शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है। दोबारा सुन लो, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, वो होते हैं ट्रांजिशन मेटल। इन्हें हम टिपिकल मेटल भी कह सकते हैं। ट्रांजिशन मेटल में जो ग्रुप आता है वो आता है 3 से लेकर 11 तक। जी हाँ, 3 से लेकर 11 तक। इनकी ईसी जो होगी वो D1 हो सकती है, D2 हो सकती है, इवन D9 भी हो सकती है, बट D10 नहीं होगी क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा और ट्रांजिशन मेटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते हैं। नॉन ट्रांजिशन मेटल अपोजिट हो जाएगा। इसमें आएगा ग्रुप 12 जो बच गया हमारा। इसमें फुल्ली फिल्ड डी शेल होता है, मतलब ईसी जो होगी वो D10 होगी। सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स आर जिंक, कैडमियम, मर्करी। जिंक की जो हमारी ईसी होती है वो 310 होती है, कैडमियम की 4D10 और मर्करी 5D10। डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं पीरियड टेबल में एक हॉरिजॉन्टल मैनर में। इनका पीरियड नंबर 4 से लेकर 7 तक होता है। इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है n-1 D1 to 10 और ns1 to 2। n-1 D1 to 10 को हम पेनल्टीमेट शेल कहते हैं और ns1 to 2 को हम अल्टीमेट शेल कहते हैं, या फिर हम इसे वैलेंस शेल भी कह सकते हैं। शेल इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल दोनों इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी गैप होता है n-1 D और ns शेल के बीच में वो स्मॉल एनर्जी गैप होता है। दोबारा सुन लो कि जो शेल इलेक्ट्रॉन और जो ऑर्बिटल होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जो एनर्जी गैप होता है n-1 D और ns शेल के बीच में वो स्मॉलर एनर्जी गैप होता है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड आपको कुछ टेबल्स यहाँ बना के दे रखी है जिनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रखा है आपको। इसमें क्या बता रखा है? सबसे पहले ही आपकी फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज, थर्ड सीरीज एंड फोर्थ सीरीज। इनके ट्रिक्स होती हैं। ट्रिक्स क्या होती हैं? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक ट्रिक है कि शक्ति वक्र, मन, फीको, निकोजन। दोबारा सुन लो बच्चों, शक्ति वक्र, मन, फीको, निकोजन। शक्ति वक्र, मन, फीको, निकोजन। ठीक है, शक स्कैंडियम, टी टाइटेनियम, व वेनेडियम, क्रोमियम, मन मैग्नीज, फी आयरन, को कोबाल्ट, नी निकल, कु कॉपर एंड द लास्ट वन जन, मतलब कि जिंक। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों एक्सेप्शन पे। एक्सेप्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में, तो भाई एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चंस इनमें से बहुत बनते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन है आपका क्रोमियम। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेप्शन है आपका कॉपर। ये दोनों एक्सेप्शन जो हैं इनमें क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ईसी लिखवा लेंगे, एक्सेप्शन पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी सीरीज आ जाती है वो
उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका एलिमेंट है वो है Ag। थर्ड सीरीज में जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ना वो W है, और जो एक है हमारा ऑस्मियम। बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इन एलिमेंट्स के ऊपर भी, ठीक है। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो क्योंकि इसमें लैंथेनॉइड सीरीज इन्वॉल्व हो रही है, इसमें लैंथेनॉइड सीरीज इन्वॉल्व हो रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज हो जाती है। एक क्वेश्चन है बच्चों ट्रांजिशन मेटल्स की बात है, इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपसे पूछ सकता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, हम इन तीनों मेटल को कंसीडर क्यों नहीं करते ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में आपको बताया था कि इसमें कंप्लीटली फिल्ड डी शेप शेल नहीं होना चाहिए, तो वही चीज़ आप इसमें लिख दोगे कि इसमें कंप्लीटली फिल्ड डी शेप शेल नहीं होता ट्रांजिशन मेटल में। लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी दोनों ये जो तीनों होते हैं, इनका जो डी शेप शेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, और ये ट्रांजिशन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते हैं। इवन अगर हम इसे एक्साइटेड स्टेट में भी देखें, एक्साइटेड स्टेट मतलब कि जैसे जिंक है, हम जिंक को 2 पॉजिटिव कर दें, ठीक है। जिंक की ईसी जो होती है हमारी वो होती है, यहाँ पे आप देखने को मिल सकती है कि हमारी जिंक की ईसी होती है 3D का 10 और 4s का 2, ठीक है। 2 उधर कीजिए, चलो दोबारा से 3D का 10 और 4s का 2, ठीक है। तो जब हम जिंक 2 पॉजिटिव कर देंगे तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाएगा, मतलब 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है हमारा ये निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, अभी भी भाई 10 ही बच रहा है, मतलब 3D 10 बच रही है। इवन हम एक्साइटेड स्टेट में भी जो हमारा ये 3 मेटल्स होते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनकी जो डी शेप शेल होती है वो एम्प्टी नहीं होती है, ठीक है। अब एक और चीज़ बता दूं कि ऑफबो रूल के अकॉर्डिंग जब हम लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ना तो हम 4s में पहले फिल करते हैं और फिर 3D में फिल करते हैं, ठीक है। पर जब हम रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारे इसमें, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो रिमूव होता है 4s में से पहले, बाद में 3D में से रिमूव होता है। एक N+L रूल था 11th में, कुछ याद आ रहा है, हाँ कुछ तो याद आ रहा है, चलो दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। क्या था उसमें, S, P, D और F था, जिसकी वैल्यूज़ थी 0, 1, 2, 3 लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। क्या है इसमें N+L रूल लग रहा है, क्या लग रहा है, मैं पूछ लूँ आपसे कि 4s और 3D में किसकी एनर्जी ज़्यादा, क्या बताओगे, 4s की? नहीं, 3D की। क्यों? क्योंकि S में 0 है, 4 + 0 4, और D है 2, 3 + 2 5, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा हुई, 3D की। N+L रूल जो होता है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या कहा मैंने, N+L रूल जो होता है एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़, सबसे पहला जाती है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी में ये है कि ऑलमोस्ट ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्प्ले मेटलिक प्रॉपर्टी सच एज हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, malleability, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटलिक लस्टर। मतलब कि जो डक्टाइल है, मेलेबल है, सोनरस है, लस्ट्रस है, सारे एलिमेंट्स इन सब चीज़ों को डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। इसका जो कॉमन एग्जाम्पल होता है ना डक्टिलिटी का, मेलेबिलिटी का, सोनरस का और लस्ट्रस का, वो होता है गोल्ड। क्या होता है, गोल्ड होता है वो, ठीक है। बट एक और चीज़ बता देती हूँ आपको, एक एक्सेप्शन और है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं ना वो शो करते हैं एक या फिर ज़्यादा टिपिकल मेटलिक स्ट्रक्चर होता है उनका एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, बट जिंक, कैडमियम और मरकरी इनका नहीं होता,
एक नॉर्मल टेम्परेचर पर अदर मेटल्स अदर देन जिंक, कैडमियम और मर्करी जो मेटल्स होते हैं उनका टिपिकल मेटलिक स्ट्रक्चर होता है एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, पर जिंक, कैडमियम और मर्करी का नहीं होता है। ठीक है, क्या बता रहा है इसमें? इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? यहाँ से बनते हैं। जो आपका एटॉमिक रेडियाई जो है ना, सिंपल सी चीज़ थी, हमने पहले पढ़ा था एटॉमिक रेडियाई के बारे में कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे ना तो एटॉमिक साइज डिक्रीज़ हो रहा था क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो था वो इंक्रीज़ हो रहा था। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कुछ अलग ही हो गया। क्या अलग हो गया, क्या अलग हुआ वो हम अब पढ़ते हैं। कुछ डिफरेंट ही कर देना उन्होंने, तो वो इन्होंने ये करा कि लाइन तो सेम रखी, लेफ़्ट टू राइट सेम रखा, लेकिन कलर चेंज करके बताती हूँ, यहाँ बना दिया एक मिडवे। उस मिडवे से पहले जो हमारे एलिमेंट्स बचे वो थे स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक, और जो मिडवे के बाद एलिमेंट्स थे वो थे आयरन से लेकर जिंक तक। अब लेफ्ट टू राइट जाते टाइम जो ये मिडवे आ रहा था बीच में, इससे पहले मतलब यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई या फिर जो साइज हम बोलते हैं वो हो गया डिक्रीज, और आफ्टर मिडवे डिक्रीज तो हुआ साइज लेकिन लेस डिक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट प्रेजेंट था। शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, उसमें जब हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है ना तो अट्रैक्शन जो होती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से एटॉमिक साइज एक्सटेंड हो जाता है, इसलिए यहाँ पर लेस डिक्रीज हुआ एटॉमिक रेडियाई या फिर साइज। ठीक है, अब एक और चीज़ है, क्या है वो ये है कि जब हम लेफ्ट राइट जा रहे थे ना तो यहाँ पे एक मिडवे आ गया था। अब मिडवे से पहले जो एलिमेंट्स थे वो थे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। ठीक है, फिर इसके मिडवे के बाद थे Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा था, इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट कम था। क्या था? ये था कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो था ना वो ज़्यादा था शील्डिंग इफेक्ट से, तो इसलिए डिक्रीज़ हो रहा था। लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर है ना हमारा Fe ऑलमोस्ट इक्वल होता है कोबाल्ट के, और कोबाल्ट ऑलमोस्ट इक्वल होता है निकल के। ये चीज़ 11th में थी, ये तीनों डॉबर्नियर ट्राइड्स थे। ठीक है, जो कॉपर और जिंक है ना इसमें शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, ENC यानी कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, तो इसलिए साइज इंक्रीज हुआ है। मतलब कॉपर और जिंक में अगर आपसे पूछा जाए कि किसका साइज बढ़ा तो आप कहोगे जिंक का। कॉपर और जिंक में किसका साइज बढ़ा? तो कॉपर और जिंक में जिंक का साइज बढ़ा है। ठीक है, अब एक और चीज़, वो चीज़ ये है कि जो हमारी सेकंड और थर्ड सीरीज़ होती है ना, मतलब 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़, ये ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं। क्यों होती हैं? ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इनमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? क्योंकि इनमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, इसलिए इस वजह से ये ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक सेम मेटल है, जैसे कि मान लो एक M+2 है और एक M+3 है,
ठीक है। ये यहाँ पे जो M यूज़ करा है मैंने, ये कोई मेटल मांग लो, ये एक सेम मेटल है, मतलब M यूज़ करा है, एक ऐसा मेटल है जो सेम है। पहले इसमें +2 है और दूसरे में +3 है। किसका साइज बढ़ा? M+2 का। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो गए। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आते हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो गए, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज था वो इंक्रीज हो गया, एट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, साइज डिक्रीज हो गया। इस वजह से जो साइज होगा वो इसका होगा। ठीक है। जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है मेटल का, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। क्या बोला? पॉजिटिव चार्ज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। मेटलिक करेक्टर एक और प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें हम टिपिकल मेटल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिलोकलाइजेशन जो होता है वो मेटलिक बॉन्ड को फॉर्म करता है। मेटलिक करेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर मेटलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे। ऐसी ही एक सीरीज का एग्जांपल देकर बताती हूँ। क्या है इसमें? लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये एक मिडवे आ गया। यहाँ पे फर्स्टली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए हैं, तो इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए हैं, तो इसलिए जो मेटलिक करेक्टर होगा वो भी इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गए तो मेटलिक करेक्टर भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे था स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। ठीक है। लेकिन यहाँ पे था मैग्नीज था आपका मिडवे। उसके बाद आ गया आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है। इसमें क्या हुआ? इसमें ये हो गया कि यहाँ पे तो फर्स्टली मेटलिक करेक्टर इंक्रीज हो गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो गए। यहाँ पर मेटलिक करेक्टर डिक्रीज हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे थे क्योंकि। लेकिन मिडवे में कुछ अलग हुआ। मैग्नीज में क्या हुआ? मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो होती है D5। ठीक है, D5 होती है, तो लोअर मेटलिक करेक्टर होता है इसका। क्यों होता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिलोकलाइजेशन एब्सेंट होते हैं, क्योंकि इसकी डी शेल जो है वो हाफ फिल्ड है, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को शो कर रही है। इस वजह से इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इसी वजह से ये लोअर मेटलिक करेक्टर होता है। अब एक और चीज़ आ जाती है कि क्रोमियम इसमें क्यों आ रहा है? क्योंकि क्रोमियम भी एक्सेप्शन में आता है तो D5 हो जाता है। तो क्रोमियम इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि वो एक्सेप्शन में आ रहा है। वो तो पहले था ही ना D5, वो तो बाद में D5 हुआ स्टेबल होने के लिए, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिलोकलाइजेशन होती है। लेकिन मैग्नीज में तो ऑलरेडी D5 था, तो इसलिए इसमें लोअर मेटलिक करेक्टर होता है। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट थी जो मैंने अभी बोली। अब आ जाते हैं वेरी हार्ड मेटल। वेरी हार्ड मेटल कौन से होते हैं? W, MO और क्रोमियम। सबसे पहले W, फिर MO, फिर क्रोमियम। वेरी हार्ड मेटल याद रखना, एक नंबर में पूछा जा सकता है। वेरी हार्ड मेटल W, MO, क्रोमियम। ठीक है। वेरी सॉफ्ट मेटल जिंक, कैडमियम, मरकरी। क्यों?
क्योंकि इसमें फुल्ली फिल्ड ईसी होती है, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या कह रहा है? मेल्टिंग पॉइंट ये कहता है कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्या कहा मैंने? ये कहा कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ट्रांजिशन मेटल का, वो हाई होता है। अब क्या आ गया कि मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेटलिक करेक्टर के, और मेटलिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेटलिक करेक्टर के, मेटलिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। ये चीज़ आपस में लिंक है। ट्रांजिशन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, सेकेंडली बात कर लेते हैं कि एक सीरीज़ है, उसमें क्या है कि हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, यहाँ पे आ गया मिडवे, मिडवे आ गया। यहाँ पे सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ होगा, और यहाँ पे आफ्टर मिडवे डिक्रीज़ होगा। क्यों डिक्रीज़ होगा? क्योंकि यहाँ पे मेटलिक करेक्टर फर्स्टली इंक्रीज़ हो रहा था, फिर उसके बाद डिक्रीज़ हो रहा था, और मेटलिक करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसा मेटलिक करेक्टर करेगा वैसे ही तो मेल्टिंग पॉइंट करेगा। ठीक है, कहते हैं ना जैसा तुम करोगे तुम्हारा छोटा भाई बहन करेंगे, वैसे ही यार, सेम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट किस किस का होता है? किस किस का होता है तुम्हें क्या लगता है? जो हार्ड मेटल थे ना, उनका ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है यार, क्योंकि वो हार्ड मेटल है, उन्हें मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए होगा। तो इसलिए डब्ल्यू, एमओ एंड आवर फेवरेट सीआर, क्रोमियम हर जगह आ जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन में भी यही है। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास एंथैल्पी जो है एटोमाइजेशन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन के। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटलिक करेक्टर, तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट के। वाह, सारी चीज़ें एक दूसरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो गई। यहाँ पे क्या हुआ? ये हुआ जो एंथैल्पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने पहले ही पढ़ा था कि मेटलिक करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और मेटलिक करेक्टर अभी रिसेंट में पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सारी चीज़ें वहीं आ गई, बस वर्ड्स एक्स्ट्रा जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था, फिर हमने इसमें ये जोड़ दिया मेल्टिंग पॉइंट, फिर हमने इसमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जोड़ दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट चीज़ क्या है इसमें? डेंसिटी। डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब है यहाँ पे एक लेफ़्ट टू राइट सीरीज़ है। अरे हर जगह लेफ़्ट राइट, हाँ यार यही है। तो क्या है इसमें कि जो डेंसिटी होती है ना 3D सीरीज़ की, वो इंक्रीज़ होती है फ्रॉम ग्रुप 3 to 11, बट डिक्रीज़ हो जाती है ग्रुप 12 पे। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप 12 के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ज़्यादा डेंस होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स से। क्या बोला? डी ब्लॉक एलिमेंट्स ज़्यादा डेंस होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स से। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जिंक और कॉपर, इन दोनों में से किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, साइज नहीं, इसकी साइज तो जिंक का ज़्यादा था, डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? तो कॉपर की डेंसिटी ज़्यादा है जिंक से। ठीक है, क्योंकि जिंक का साइज बड़ा है इसलिए डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसा कि बताया मैंने कि 3D सीरीज में ग्रुप 3 से लेकर 11 तक इंक्रीज हो रही है डेंसिटी, बट ग्रुप 12 पे डिक्रीज हो रही है क्योंकि लार्जर साइज है जिंक का। ठीक है, तो जिंक का लार्जर साइज है, इस वजह से जो कॉपर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है,
अब नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या आ जाती है, नेक्स्ट चीज़ इसमें आ जाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होती है, एक डेफिनेशन थी जो 11th में भी थी, क्या थी, ये थी कि जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसमें टू रिमूव आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हम उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। क्या सिंबल था आयनाइजेशन एंथैल्पी का, डेल्टा आई एच आयनाइजेशन एंथैल्पी का सिंबल था। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है उसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से होता है, एस डी एंड देन पी। ठीक है, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो फर्स्टली वो इंक्रीज हो जाती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और साइज डिक्रीज हो रहा है, और अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है क्योंकि साइज डिक्रीज हुआ तो ऑफ कोर्स अट्रैक्शन तो इंक्रीज हो गई। ऑर्डर आयनाइजेशन एंथैल्पी का ये होता है। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इसमें है ना, सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ये वाला टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है, जिंक इसकी होती है 3d10, कैडमियम ईसी लिख रही हूँ मैं, ये आउटर ईसी 4d10, और मरकरी 5d10। ठीक है, क्या है इसमें, ये फर्स्ट सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी है। क्या होता है, ये इनकी जो हाई इसलिए होती हैं, ये ज़्यादा क्यों होती हैं, ज़्यादा इसलिए होती हैं ये क्योंकि इसमें फुल्ली फिल्ड ईसी होती है, स्टेबल ईसी है, फुल्ली फिल्ड स्टेबल ईसी होती है, तो इसलिए ये हाई होती हैं, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है इसकी। दूसरा इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी में सेकंड, ये तो हमारी होगी फर्स्ट सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है इसमें ये होता है कि अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि पहला एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिमूव होता है। अगर मान लो, एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि जैसे जिंक है, जिंक की आउटर ईसी जो होती है वो 3d10 4s वाली 4s2। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, किस में से होगा, जब रिमूवल की बात आती है तो हम सबसे पहले 4s को लेते हैं। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें पहला इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो जाएगा तो इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, यहीं हम आ जाते हैं सेकंड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी पे। सेकंड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो, समझ जाना कि पहला इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिमूव हो चुका है। ठीक है, पूछ लें कि क्रोमियम और मैग्नीज कौन सी ज़्यादा है इन दोनों में से, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। सेकंड की बात हो रही है यहाँ पे, IE2 सेकेंड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब ऑलरेडी पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है। ठीक है, क्योंकि सेकंड आगे ना, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें क्या हुआ है हम बताएंगे, क्रोमियम की ज़्यादा है। क्यों है, इसलिए है क्योंकि इसकी जो ईसी बन रही है ना वो 3d5 बन रही है, स्टेबल ईसी बन रही है, लेकिन आफ्टर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन मैग्नीज की ईसी बन रही है 3d5 4s1। ठीक है, यही क्रोमियम की ईसी बन रही है 3d5। क्यों बन रही है, क्योंकि एक्सेप्शनल केस है, ईसी इसकी होती ही है कि 3d5 4s1। अब यहाँ पे सेकंड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो ही चुका है, बचा क्या 3d5। इस वजह से इसकी ईसी 3d5 बन रही है और इसकी ईसी ज़्यादा बन रही है क्योंकि ये स्टेबल ईसी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे, कॉपर और जिंक में किसकी ज़्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी।
कॉपर। ठीक है, क्यों है? वही सेम चीज़ है, 3d10 इसकी बन रही है, लेकिन जिंक की बन रही है 3d10 4s1, एक इलेक्ट्रॉन तो बच रहा है, तो इसलिए अब इसमें तो स्टेबल हो गया, इसमें अब स्टेबल होने में इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो इसलिए कॉपर की ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट जो आ जाता है आपका इसी में ही, वो ये है थर्ड आयनेशन एनर्जी, थर्ड सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी। इसमें क्या होता है, मैग्नीज जो है ना वो +2 पे स्टेबल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसकी 3d5Ec बन जाती है। लेकिन जो आयरन होता है ना, आयरन की जो Ec होती है, मतलब आयनेशन, सॉरी, जो आयरन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसे D5 होने के लिए, स्टेबल Ec होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे। तो इसी वजह से आयरन की ना आयनेशन एनर्जी कम होती है। क्या कहा मैंने? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये कहा थर्ड सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी में कि Mn+2 की ये हाई इसलिए होती है इसकी आयनेशन एनर्जी क्योंकि इसकी 3d5 स्टेबल Ec हो जाती है +2 स्टेट में। वहीं अगर हम बात करें Fe की, Fe कम होती है इसकी आयनेशन एनर्जी। क्यों होती है? क्योंकि इसकी D5Ec होने के लिए, स्टेबल Ec होने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे। लेकिन मैग्नीज की तो +2 ही करने पड़ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ रहे हैं, इसलिए आयरन की कम होती है। 3d और 4d, इन दोनों का जो आयनाइजेशन ऑर्डर होता है वो इरेगुलर होता है। क्या होता है? इरेगुलर। 3d और 4d इनका ऑर्डर, आयनाइजेशन ऑर्डर इरेगुलर होता है। नेक्स्ट आपके में आ जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक पे हम पहुंच गए हैं जो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कह रहे हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हर एक सीरीज का, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होता है। मतलब कि स्कैंडियम हो गया, जिसकी होती है 3d, यही हम बात कर ले y, यही हम बात कर ले इसकी 4d हो गई, यही हम बात करें लैंथेनॉइड की, इसकी 5d हो गई। क्या कह रहा है? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहा है कितना? +3 का। ठीक है, कैसे, किन किन का एक बार दोबारा देख लेते हैं। वापस आ जाओ पीछे। ये कह रहा है स्कैंडियम का, आपके लैंथेनॉइड का, और सेकेंड सीरीज में आपका नाम ले रहा था इस आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है, इन सब की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कॉमन होता है, +3 होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि NH2 और N-1D1 इसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, वहीं हम बात कर लें लास्ट इलेक्ट्रॉन की, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो होता है +2। लेकिन आ गया एक एक्सेप्शन, किस केस में? मरकरी के केस में इसका +1 भी होता है और +2 भी होता है। लेकिन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन तीनों का, जिंक, कैडमियम और मरकरी का, +2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो NH2 इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता। मतलब कि क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि NH2 इलेक्ट्रॉन और N-1D होता है। ठीक है, NH2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लेता है लेकिन N-1D इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि स्टेबल Ec होती है। क्या होती है? फुल्ली फिल्ड स्टेबल Ec होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है बिकॉज इट इन्वॉल्व NS ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बट
some elements show variable oxidation state because participate in ns and n-1d substrate electron. ठीक है, क्या कहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +2 होती है, कॉमन होती है. क्यों होती है कि जो NH2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन n-1d जो होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि इसी फुल्ली फिल्ड होती है. ठीक है, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो होता है +1. क्या होता है लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपका होता है, यही बता देती हूँ, +1 होता है. किस किस का होता है? Ag, Au, Cu, Hg. लेकिन Hg का तो +2 भी होता है. एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शन. ठीक है, याद रखना. क्या क्या बताया मैंने? Ag, Au, Hg, Cu, इन चारों का लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 होता है. कितना होता है? +1. हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आपका +8. किसका होता है? आपके ओस्मियम का होता है. कैसे होता है? ऐसे होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, OS स्ट्रक्चर है ये, OSO4. इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि OS डबल बॉन्ड होता है O के साथ, यहीं पे डबल बॉन्ड होता है एक और O के साथ. 4 O हैं, 4 ऑक्सीजन है. एक यहाँ पे थोड़ा गलत बन रहा है, दोबारा बता देती हूँ. OS डबल बॉन्ड O के साथ, इधर डबल बॉन्ड O के साथ, इधर डबल बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड. किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड चल रहा है. -2 इस पे आपका, इधर -2, इधर -2. ठीक है, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंट मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर प्रेजेंट होने की वजह से इन बिटवीन मेटल एंड ऑक्सीजन एटम, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +8 होता है. ठीक है, बट एक और चीज़ है कि मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिस्ट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन फ्लोराइड एंड ऑक्साइड. ऑक्साइड और फ्लोराइड में बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो फ्लोराइड और ऑक्साइड होते हैं, इन दोनों कंपोनेंट में ट्रांजिशन एलिमेंट हाईएस्ट ट्रेडिशन में एग्जिस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इनका बहुत ही छोटा साइज़ होता है, ऑक्सीजन और फ्लोराइड एटम का बहुत ही छोटा साइज़ होता है, और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है. क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि वाई फ्लोराइड एंड ऑक्साइड कंपोनेंट ऑफ ट्रांजिशन एग्जिस्ट हाईएस्ट रेडिएशन. फ्लोराइड और ऑक्साइड कंपोनेंट के ट्रांजिशन जो होते हैं वो हाईएस्ट रेडिएशन एग्जिस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन एटम का स्मॉल साइज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों की हाईयर होती है. दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि ऑक्साइड कंपोनेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल शोन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देन फ्लोराइड. वाई? मतलब कि ऑक्साइड कंपोनेंट जो होते हैं ट्रांजिशन मेटल के वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं फ्लोराइड से. क्यों? बिकॉज ऑक्साइड कंपोनेंट इन ट्रांजिशन मेटल एंड ऑक्सीजन between multiple and character and fluoride metal between single bond character. क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो ऑक्साइड कंपोनेंट होते हैं ना वो मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर के होते हैं. यहीं हम फ्लोराइड की बात करें, उनमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होता है. इस वजह से ऑक्साइड कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं फ्लोराइड से. दूसरा क्वेश्चन है कि जो कॉपर +2 होता है वो मोर स्टेबल क्यों होता है एक्वस में? क्योंकि इसकी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है हाइड्रोजन एंथैल्पी की. लेकिन कॉपर प्लस अनस्टेबल होता है एक्वस में. कॉपर +2 स्टेबल होता है लेकिन कॉपर प्लस अनस्टेबल होता है. क्यों? कॉपर +2 इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है. कॉपर प्लस अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि इस हाइड्रोजन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती है. उसमें मोर नेगेटिव होती है, इसमें लेस नेगेटिव होती है. ठीक है.
फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक इसमें यही है, यहीं पे इसका टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एम ट्रेंड्स इन द M2 पॉजिटिव एम स्ट्रैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन बन के आए हैं। ये वाला टॉपिक है, इसको थोड़ा ज़्यादा लंबा लेक्चर चाहिए होगा, इसलिए आज का लेक्चर यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको आपका नया टॉपिक ट्रेंड्स इन द M2+M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल विद आपके एक अच्छे से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना। अच्छी तरीके से वीडियो देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और पेपर में धूम मचा देना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।